16 दिसंबर 1971। ये तारीख ऐसे घाव की तरह है जिसकी टीस पाकिस्तान को आज तक महसूस होती है। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब पाकिस्तानी सेना के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ हथियार डाले थे। उन्होंने बिना किसी शर्त के ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने सरेंडर किया था। इसी दिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर हमेशा के लिए अलग हो गया। दुनिया के नक्शे पर नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ और दक्षिण एशिया का भूगोल हमेशा के लिए बदल गया। आधी सदी से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान के हुक्मरान उस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। आज जब हम पाकिस्तान की अंदरूनी और बाहरी स्थिति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पाकिस्तान फिर से विभाजन की उसी कगार पर खड़ा दिख रहा है। दशकों पहले बोए गए नफरत के बीज आज कांटेदार पेड़ बन चुके हैं। इसको दुनिया के सामने रखा अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने। उन्होंने हाल ही में एक्स पर पोस्ट लिखकर इस मुद्दे को फिर से गरमा दिया। सालेह ने लिखा, "There are preliminary signs that a new country will be born in our region. Guess its name." यानी उन्होंने तंज करते हुए पूछा, हमारे इलाके में एक नया देश बनने के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, उसका नाम बताइए। अब तक आप समझ ही चुके होंगे उस देश का नाम क्या है, पर इस पोस्ट के पीछे के ठोस कारणों को समझना जरूरी है। अनकही में आज हम उसी पर बात करेंगे। उससे पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड का काम है। सालेह का पोस्ट साफ तौर पर बड़े जियोपॉलिटिकल भूचाल का संकेत है जो हमारे पड़ोसी मुल्क में आने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान 4 अलग अलग मोर्चों पर फंसा हुआ है और इसके चलते 5वां खतरा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जो पाकिस्तान के अपने ही नेताओं की गलत नीतियों और सैन्य तानाशाही का नतीजा है। हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सच्चाई कबूल की है। उन्होंने मान लिया है कि द कंट्री हैज फॉलन अपार्ट, यानी देश टूटकर बिखर चुका है। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस बर्बादी तक पहुंचाया। पाकिस्तान की इस बर्बादी की कहानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की जिद से शुरू होती है। पिछले सैन्य प्रमुखों ने विरोधियों से कभी सख्ती तो कभी बातचीत का मिला जुला रास्ता अपनाया था, लेकिन मुनीर ने पद संभालते ही फोर्स इंस्टेड ऑफ डायलॉग, यानी कि सिर्फ ताकत और बंदूकों की नीति अपनाई है। उनका मानना है कि किसी भी राजनीतिक या क्षेत्रीय विरोध को सिर्फ सेना की ताकत से कुचल दिया जाएगा। इसी फौजी अहंकार ने पाकिस्तान को ऐसे गहरे कुएं में धकेल दिया है जहां से वापसी नामुमकिन लग रही है। इस क्रूर नीति का सबसे भयानक नतीजा पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भौगोलिक हिस्से का 44% है, यानी ये देश का लगभग आधा हिस्सा घेरता है। लेकिन विडंबना देखिए कि देश के कुल बजट में इस प्रांत को सिर्फ 6 से 7% हिस्सा ही नसीब होता है। ये सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि दशकों से बलोच आवाम के साथ हो रहे व्यवस्थित शोषण का जीता जागता सबूत है। बलूचिस्तान कुदरती खजानों से बहुत अमीर है, लेकिन वहां के लोगों के हिस्से में सिर्फ बदहाली और प्यास आई। वहां रेकोदीक जैसी खदानें हैं जहां अरबों डॉलर का सोना और तांबा जमीन के नीचे दबा हुआ है। इसी प्रांत की प्राकृतिक गैस से पाकिस्तान के घरों में चूल्हा जलता है, लेकिन बलोच लोगों के गांवों में पीने का साफ पानी तक मयस्सर नहीं है। इस्लामाबाद यहाँ के खजाने को बेदर्दी से लूटकर सारा पैसा पंजाब और सेना के विकास पर लुटा देता है। जब सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम शुरू हुआ तो बलूचिस्तान के हालात विस्फोटक हो गए। बलोच आवाम ने ऐलान किया कि सीपैक उनके लिए विकास नहीं बल्कि उनकी जमीन और संसाधनों को हड़पने की साजिश है। शांति से अपने हक की आवाज उठाने वाले बलोच नौजवानों को सेना ने क्रूरता से कुचलना शुरू कर दिया। सेना और खुफिया एजेंसियों ने बलोच युवाओं, छात्रों और पत्रकारों को जबरन गायब करना शुरू कर दिया। फिर सालों तक उनकी कोई खबर किसी को नहीं मिली। इस अमानवीय क्रूरता ने युवाओं को इतना भड़का दिया कि वो मुख्यधारा छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल गए और हथियार उठा लिए। इस गुस्से ने बलूचिस्तान में ऐसी हिंसक बगावत को जन्म दिया जिसे संभालना अब पाकिस्तानी सेना के बस में नहीं रहा। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कोई छोटा मोटा गुट नहीं है। ये एक बेहद खूंखार और आधुनिक फौज बन चुकी है। BLA की सुसाइड विंग मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तानी सेना और चीनी प्रोजेक्ट्स पर ताबड़तोड़ आत्मघाती हमले करके रावलपिंडी की नींद उड़ा दी है। हाल ही में BLA ने सेना के खिलाफ ऑपरेशन हेरोफ 2.0 नाम से अभियान शुरू किया था। उन्होंने एक साथ कई जिलों में हमले किए और सरकारी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक भी कर लिया था।
इस ट्रेन में मौजूद सैकड़ों फौजी जवानों को बंधक बना लिया गया और सरकार बेबस खड़ी तमाशा देखती रही। अब बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर उनका कंट्रोल हो चुका है और पाकिस्तानी फौज सिर्फ अपनी छावनियों में छुप कर बैठी है। हालात इतने बेकाबू और शर्मनाक हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान के दिग्गज राजनेता भी खुलेआम सेना को उनकी हकीकत याद दिला रहे हैं। जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे तौर पर जनरल आसिम मुनीर को चुनौती दे डाली। मौलाना ने खुलेआम ललकारा और कहा कि अगर फौज को राजनीति ही करनी है तो अपनी वर्दी उतारकर चुनाव मैदान में आइए। बलूचिस्तान में सेना की करारी हार और बेइज्जती के बीच पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में खौफ का नया चैप्टर खुल गया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, जिसका नाम है टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। उनका मकसद है पाकिस्तान के मौजूदा संविधान को उखाड़ फेंकना। उनकी मांग है कि पूरे इलाके में कट्टर शरिया कानून लागू किया जाए। जब से अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी हुई है, टीटीपी का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब ये कोई छुपकर हमला करने वाला छोटा गुट नहीं रहा। आसिम मुनीर की सेना जहां गोलियां चला रही है, टीटीपी इसका जवाब और भी आधुनिक हथियारों से दे रहा है। टीटीपी के लड़ाकों के पास ड्रोन्स, नाइट विजन गॉगल्स और थर्मल इमेजिंग साइट्स मौजूद हैं। ये वही अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार हैं जो अमेरिकी सेना 2021 में अफगानिस्तान से जाते हुए छोड़ गई थी। इन घातक हथियारों ने टीटीपी को अजेय बना दिया है। पाकिस्तानी फौज के लिए सबसे डरावना सपना अब सच हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा का टीटीपी और बलूचिस्तान की बीएलए हाथ मिला चुके हैं। ये दोनों खतरनाक गुट हथियारों, संसाधनों और खुफिया जानकारी का लेन देन कर रहे हैं। सेना जब पहले मोर्चे पर अपनी टुकड़ी भेजती है तो दूसरे मोर्चे पर उन पर हमला हो जाता है। इस दो तरफा वार ने सेना को बुरी तरह से उलझा दिया है। 2025 और 2026 के बीच टीटीपी ने 1000 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया है। इसमें थानों और सुरक्षा बलों पर हुए आत्मघाती हमले शामिल हैं। इन ताबड़तोड़ हमलों का नतीजा ये हुआ है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 आतंक प्रभावित देश बन गया है। पाकिस्तान ने बुर्किना फासो जैसे युद्धग्रस्त देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। आतंकवाद और असुरक्षा का स्तर इतना भयानक हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी खौफ में है। इसी डर के कारण अमेरिका को पेशावर में मौजूद अपना वाणिज्य दूतावास बंद करना पड़ा है। विदेशी राजनयिकों का इस तरह से बोरिया बिस्तर समेटना दिखाता है कि इन इलाकों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं बचा है। जहां फौज इन अत्याधुनिक हथियारों वाले आतंकियों के सामने बेबस है, वहां वो आम नागरिकों को बेरहमी से कुचल रही है। पीटीएम यानी पश्तून तहफूज मूवमेंट नाम का शांतिपूर्ण मानवाधिकार आंदोलन इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ। युवा नेता मंजूर पश्तीन मानवाधिकारों का सम्मान और फर्जी एनकाउंटर रोकने की मांग कर रहे थे। सरकार ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को आतंकवादी और देशद्रोही बताकर बैन कर दिया। मंजूर पश्तीन पर देशद्रोह के मुकदमे लाद दिए गए और उन्हें बार बार जेल में डाला गया। हद तो तब हो गई जब मशहूर पश्तो कवि और पीटीएम से जुड़े गिलिमान वजीर की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। इतिहास गवाह है, जब भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कुचला जाता है तो वो युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर हथियार उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। पीटीएम को दबाकर पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के लिए नई भर्ती का रास्ता आसान कर दिया। अपने ही लोगों पर जुल्म की दास्तान सिर्फ पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में एक और ज्वालामुखी फटने को तैयार है, जो सुलग रहा है पीओके में। दुनिया भर में कश्मीर के नाम पर झूठी हमदर्दी बटोरने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा यहीं बेनकाब हो रहा है। इस्लामाबाद ने दशकों तक दिखावे के लिए इसे आजाद कश्मीर का नाम दिया, लेकिन अब वहां की जनता सरकार के खिलाफ खुली बगावत पर उतर आई है। पीओके के लोग महज 2 वक्त की रोटी और घर की रोशनी के लिए लड़ रहे हैं। इस इलाके की नदियां और बांध पाकिस्तान को 3500 मेगावाट बिजली देते हैं, जो देश की कुल ऊर्जा का 10% है। लेकिन इतनी बिजली पैदा करने वाले स्थानीय लोगों को कोई राहत या रियायत नहीं दी जाती है। उल्टे पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के मुकाबले इन लोगों से 5 गुना ज्यादा महंगा बिजली बिल वसूला जा रहा है। साथ ही बाजारों में आटे की कीमतें इतनी बेकाबू हो चुकी हैं कि गरीब इंसान का जीना मुहाल हो गया है। इस लूट और अन्याय के खिलाफ JAAC यानी ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक प्रदर्शन हुए। पूरे इलाके में चक्का जाम हुआ और आवाम ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
सरकार ने क्या किया? अपना हक मांग रहे इन नागरिकों को कुचलने के लिए इस्लामाबाद से 8,000 खूंखार रेंजर भेजे गए। पूरे इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद करके मुकम्मल डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया गया ताकि दुनिया को फौज के इस जुल्म का पता न चल सके। रेंजर ने निहत्थे लोगों पर पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर सीधे गोलियां चलाई, जिसमें कई बेगुनाहों की जान चली गई। जब बवाल दुनिया की नजरों में आ गया और दबाव बढ़ा तो शहबाज सरकार ने 23 अरब रुपए के राहत पैकेज का दिखावा कर दिया। लेकिन लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये महज दिखावा है और असल में इस्लामाबाद उन्हें अपनी जागीर ही मानता है। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान की उस साजिश का भी पर्दाफाश हो गया जो वो दशकों से भारत के खिलाफ रचता आया है। जब शहबाज सरकार प्रदर्शनकारियों को गद्दार और भारत का एजेंट कहकर बदनाम कर रही थी, तब स्थानीय नेताओं ने करारा जवाब दिया। नेताओं ने कहा कि खुद पाकिस्तान की सरकार ने उनके हाथों में बंदूकें थमाई थी और आज उन्हें ही आतंकवादी कहा जा रहा है। इस दावे पर मुहर खुद प्रधानमंत्री के करीबी और रक्षा मंत्री राणा सनाउल्लाह ने लगा दी। राणा सनाउल्लाह के कबूलनामे का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने माना कि पाकिस्तानी सत्ता ने ही दशकों पहले इन युवाओं को हथियार देकर मुजाहिदीन बनाया था। मकसद था भारत को खून के आंसू रुलाना और कश्मीर में अशांति फैलाना। लेकिन जो सांप दूसरों को डसने के लिए पाले जाते हैं, वो मौका मिलने पर अपने ही मालिक को डस लेते हैं। आज वही मुजाहिदीन पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए हैं और उन्होंने अपनी बंदूकें अपनी ही सरकार की तरफ मोड़ ली हैं। घर में लगी आग में पाकिस्तान झुलस ही रहा था कि उसकी पश्चिमी सीमा पर नया खतरा खड़ा हो गया। जो पड़ोसी कभी उसकी ताकत हुआ करता था, आज वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है और वो है अफगानिस्तान में बैठा तालिबान। अगस्त 2021 में जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था तो पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो खुशी में यहाँ तक कह दिया था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियों को लगता था कि काबुल में उनकी कठपुतली सरकार बन गई है, जिससे उनकी पश्चिमी सीमा हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की ये खुशी बहुत जल्द खौफनाक सपने में बदल गई। तालिबान पाकिस्तान का सबसे कट्टर दुश्मन बन चुका है और डुरंट लाइन को लेकर दोनों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। 2640 किलोमीटर लंबी इस सीमा रेखा को तालिबान ने मानने से साफ इनकार कर दिया। जब पाकिस्तानी सेना ने वहां कटीले तारों की बाड़ लगानी चाही तो तालिबान के लड़ाकों ने उसे उखाड़कर फेंका और पाकिस्तानी फौज को खदेड़ दिया। दोनों तरफ से गोलियों की भारी बौछार हुई और फिर हालात इतने खराब हो गए कि 21 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी। आसिम मुनीर की इस गलती ने सीमा विवाद को जंग में बदल दिया। तालिबान अब खुलकर टीटीपी के आतंकियों को अपनी जमीन पर सुरक्षित पनाह दे रहा है। जब पाकिस्तान उन पर कार्रवाई की मिन्नतें करता है तो तालिबान उल्टा उन्हें ही बेइज्जत कर देता है। पाकिस्तान की विदेश नीति की ये सबसे बड़ी हार है जिसने उसे अपने ही बुने हुए जाल में फंसा दिया है। 4 अलग अलग मोर्चों पर अपना खून और संसाधन बहा रहा पाकिस्तान 5वें मोर्चे पर आर्थिक मौत का सामना कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है और खजाने में डॉलर का सूखा पड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान के सिर पर 27 बिलियन डॉलर के विदेशी कर्ज का भारी बोझ लदा हुआ है। देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए उन्हें IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने फिर से हाथ फैलाना पड़ा। IMF ने 7 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज तो दे दिया, लेकिन इसकी कीमत आम आवाम को चुकानी पड़ रही है। IMF की सख्त शर्तों के कारण बिजली, गैस और पेट्रोल से सब्सिडी हटा ली गई और जनता पर टैक्स का पहाड़ लाद दिया गया। इससे देश में महंगाई इस कदर बेकाबू हो गई कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी का सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। मिडिल ईस्ट में लगी आग ने पाकिस्तान को भी झुलसा दिया है। लाल सागर के अहम समुद्री रास्तों पर यमन के हूती विद्रोहियों का दबदबा है। वो वहां से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर हमले करते हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई है। इस नाकेबंदी का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर पड़ा। सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले तेल का रास्ता बंद हो गया। तेल की किल्लत और बढ़ते ट्रांसपोर्ट खर्च ने मुल्क में ऊर्जा संकट को इतना भयानक बना दिया कि कारखानों का चलना मुश्किल हो गया। इसी ऊर्जा और पैसे की जरूरत ने पाकिस्तान को बड़े कूटनीतिक धर्म संकट में फंसा दिया। दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत सऊदी पर आंच आने पर पाकिस्तान को फौजी मदद देनी होगी। पर दूसरी तरफ ईरान उसका पड़ोसी है जो अमेरिका और इजराइल से जंग लड़ रहा है। साथ ही वो हूती और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुटों का समर्थन भी करता है।
ऐसे में पाकिस्तान अब शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरब की लड़ाई में सैंडविच बन गया है। इस आर्थिक और रणनीतिक दलदल से निकलने के लिए पाकिस्तान ने हताशा भरा कदम उठाया। उसने अमेरिका से $10 बिलियन के विशेष फंड की मांग कर डाली। बदले में ऑफर दिया कि वो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करवाएगा। पाकिस्तान सोच रहा था कि इस पैसे से वो अपना कर्ज चुका लेगा और अपनी डूबती इकोनॉमी को बचा लेगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कच्ची गोलियां नहीं खेली जाती और बिना सिर पैर की डील हवा में नहीं होती। जो देश खुद सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट में बंधा हो, वो भला अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए न्यूट्रल कैसे रह सकता है? पाकिस्तान की इस बचकानी नीति को ना तो अमेरिका ने गंभीरता से लिया और ना ही ईरान ने। आखिरकार ये डील बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और पाकिस्तान खाली हाथ तमाशा देखता रह गया। चारों तरफ से मिली इस बेइज्जती और नाकामी ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। अपनी ही लगाई हुई आग में जलते पाकिस्तान के पास अब बचने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं दिख रहा है। बलूचिस्तान में सरकार और फौज का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। खैबर पख्तूनवा में आतंकियों ने हाईटेक हथियारों के दम पर राज्य को बंधक बना लिया है। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को खुद पीओके में आवाम के जन विद्रोह ने घुटनों पर ला दिया है। जिस अफगान तालिबान को उसने कभी भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार समझा था, उसी ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया और इन चारों मोर्चों पर खून बहाते बहाते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दिवालिया हो गई। ये सारे हालात मिलकर ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसे देखकर खुद पाकिस्तान के हुक्मरान भी खौफ में हैं। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी मान रहे हैं कि देश टूटकर बिखर चुका है। ये एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान के वैचारिक और ढांचागत पतन का सबसे बड़ा आधिकारिक ऐलान है। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी सेना का अहंकार, जनरल मुनीर की क्रूर नीतियां और आतंकवाद को पालने की पुरानी आदत है। जब कोई देश अपने ही नागरिकों पर बंदूकों का इस्तेमाल करता है तो उसका अंदर से खोखला होना तय है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमरुल्लाह सालेही की चेतावनी बिल्कुल सच साबित हो जाएगी। बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में इस रीजन में नए देश का जन्म होगा या फिर पुराने मुल्क का हमेशा के लिए पतन हो जाएगा। अनकही के इस एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान खुद की लगाई आग से बच पाएगा? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।